सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित साइकोलॉजी की क्लास है। और इस क्लास में हम जो अपने रीट मेंस में 10 प्रश्न आएंगे, उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपने 20 अंक के रहने वाले हैं। तो ये मैं आपको हर रोज साइकोलॉजी के 10 प्रश्नों की हर रोज आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जो आपके रीट में 20 अंक के होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, समस्या समाधान प्रक्रिया के मुख्य अवरोध है। मतलब समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अवरोध का कार्य कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मानसिक विन्यास, ऑप्शन बी है प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा का अभाव। अब देखो, इसमें कूट दे रखा है, केवल 2 सही है। ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में है केवल 1 एवं 3, और ऑप्शन डी में 1, 2 एवं 3 सभी। तो अवरोध का जो कार्य है वो कौन करता है, तो मानसिक विन्यास है वो भी समस्या समाधान की प्रक्रिया में अवरोध का कार्य करता है। प्रकार्यात्मक जो स्थिरता है वो भी समस्या समाधान में अवरोध का कार्य करती है। और साथ ही साथ यदि अभिप्रेरणा का अभाव है तो ये भी समस्या समाधान की प्रक्रिया में अवरोध का कार्य करती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है। मतलब जो असुमेलित है उसकी अपने को पहचान करनी है। 1 नंबर पर दे रखा है स्वाभाविक व कृत्रिम अभिप्रेरक मैस्लो, 2 नंबर पर है जैविक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक अभिप्रेरक गेरट, 3 नंबर पर है जन्मजात व अर्जित अभिप्रेरक थॉमसन। तो देखो, इनमें से कौन सा असुमेलित है, तो सबसे पहले बात करें स्वाभाविक व कृत्रिम अभिप्रेरक मैस्लो। देखो, यहाँ पे ये मैस्लो गलत है। स्वाभाविक व कृत्रिम अभिप्रेरक मतलब अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा था। स्वाभाविक व कृत्रिम अभिप्रेरकों में वो बांटा था थॉमसन ने। किसने बांटा था? थॉमसन ने बांटा था। ठीक है, तो ये जो है वो असुमेलित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, दूसरा है जैविक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक अभिप्रेरक गेरट। बिल्कुल सही है, गेरट ने अभिप्रेरकों को 3 भागों में बांटा था, जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक। ये सही है। ठीक है, और तीसरे में जन्मजात व अर्जित अभिप्रेरक थॉमसन। तो ये भी गलत है, क्योंकि जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक के रूप में अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण है वो किया था एब्राहिम मैस्लो ने। किसने किया था? एब्राहिम मैस्लो ने किया था। तो कहने का मतलब 1 और 3 है वो असुमेलित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 एवं 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यक्षण की उप प्रक्रिया में x क्या है। मतलब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इसमें इस x के बारे में पूछा गया कि x की जगह क्या आएगा। ये जो डायग्राम है वो प्रत्यक्षण का है। किसका? प्रत्यक्षण का है। ठीक है, तो प्रत्यक्षण की उप प्रक्रिया में x का मतलब क्या है, देखते हैं। देखो, उद्दीपक दे रखा पहले, उद्दीपक से फिर संवेदीग्राही, फिर अवदान होता है, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क है वो क्रियाशील होता है, जिसमें अधिगम है, स्मृति है या अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं वो कंप्लीट होती है माइंड के अंदर, अपने मस्तिष्क में। तो इसके परिणाम स्वरूप एक्स घटित होता है। तो ये एक्स क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी है लक्ष्य, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी में है समन्वय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यक्षण, है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो प्रत्यक्षण की ही उप प्रक्रिया है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा? अपने प्रत्यक्षण आएगा। मतलब उद्दीपक, उद्दीपक से फिर संवेदीग्राही, फिर अवदान होता है, अवदान से मस्तिष्क क्रियाशील होता है, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं और फिर प्रत्यक्षण की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपने, किसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। देखो, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, किसके अनुसार? ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी विलियम वुंड, ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन डी में विलियम जेम्स। तो ये आप सब जानते हो, विलियम मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की संख्या बताई है वो 14 बताई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, पावलोव का सिद्धांत क्रिया की खाली जगह पर बल देता है। मतलब पावलोव का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी है समाप्ति, ऑप्शन डी है अनुशंसा। तो देखो, पावलोव का सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। किस पर बल देता है? क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है आज का, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण किससे संबंधित है। मतलब जो रेबिन ने, किसने? रेबिन ने एक परीक्षण दिया था जिसका नाम है रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। तो ये परीक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी में है बुद्धि,
सी में है मूल्यांकन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखो रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो परीक्षण है वो बुद्धि से संबंधित है, मतलब एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। क्या है, न ये व्यक्तित्व परीक्षण है न मूल्यांकन परीक्षण है, केवल और केवल क्या ये बुद्धि परीक्षण होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं एक निश्चित टाइम टेबल अर्थात एक शेड्यूल के तहत। तो उन क्विज को आप अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उन क्विज को अटेंड करके अपनी तैयारी को जांच भी सकते हो कि तैयारी है वो आपकी किस लेवल तक हो चुकी है और अभी कितना होना तैयारी बाकी है। इसके अतिरिक्त यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं किसी भी अदर सब्जेक्ट का तो वो क्लास आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, क्लास को सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो आज का 7वां प्रश्न है, भोजन के दिखने पर लार आना किस प्रकार का व्यवहार है। मतलब है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यदि भोजन दिखेगा तो मुंह में लार अनायास ही आ जाती है, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है। ऑप्शन ए में है अनुबंध व्यवहार, बी में है अनानुबंधित व्यवहार, सी में सक्रिय व्यवहार और डी में सहज व्यवहार। देखो ना तो ये अनुबंधित व्यवहार है ना अनानुबंधित व्यवहार है, न ही सक्रिय। सक्रिय का मतलब जिसमें एक्टिव रहता है। ये एक प्रकार का सहज व्यवहार है। क्या है, सहज व्यवहार होता है ना। कोई भी व्यक्ति है यदि भोजन को देखेगा तो मुंह में अनायास लार आ जाती है, तो ये एक प्रकार का सहज व्यवहार होता है। किस प्रकार का व्यवहार होता है, सहज व्यवहार होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, बाल अपराध उपचार में सहायक है। मतलब बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनके उपचार में कौन सहायक है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन बी है बोर्स्टल संस्थाएं। देखो ये बोर्स्टल संस्थाएं ध्यान रखना, बोर्स्टल संस्थाएं। ऑप्शन सी में कार्ल रोजर्स की निर्देशित पद्धति, ये के को हटा दो इसको यहाँ से, है ना, कार्ल रोजर्स की निर्देशित पद्धति। और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो बाल अपराधी जो बालक होते हैं उनके उपचार के लिए ये सभी की सभी विधियां हैं वो सहायक होती है। मतलब ये सब की सब विधियां बाल अपराध उपचार की विधियां हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब हल ने, है ना, क्लार्क हल ने जो अपना अधिगम सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अनुसार है क्या संबंधित है। देखो ऑप्शन ए में सीखने की व्याख्या से, ऑप्शन बी में है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ऑप्शन सी में ध्येय क्रमारोह से, ऑप्शन डी में सीखने की पुनः व्यवस्था से। तो हल का जो सिद्धांत है वो सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। मतलब इसमें सबलीकरण को महत्व दिया जाता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। मतलब है किसको अपन किशोर अवस्था के फादर के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी विलियम वुंट और ऑप्शन डी में है लेमार्क। तो आपको पता ही स्टैनली हॉल को एडोलसेंस का जनक कहा जाता है ना। उन्होंने एक एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।